तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके 2 और साथियों को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। जेजे हॉस्पिटल में उनका मेडिकल हो गया और वापस एनसीबी दफ्तर लाया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। आर के ओझा साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। इन्हें एनसीबी ने लंबी पूछताछ की, उसके बाद लेकर जाया गया तीनों को जेजे हॉस्पिटल, जहां इनका मेडिकल कराया गया है। अब वापस एनसीबी दफ्तर लाया गया। सर, ये छुट्टी होना इसकी एक वजह है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था किला कोर्ट में पेश किया जा सकता है इनको, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा। देखिए, जो खबरें हैं, खबरों के माध्यम से जो पता चल रहा है, इनको अरेस्ट किया है तो कोरोना के बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी कोर्ट में मुलजिमों को पेश किया जाता है। और ये स्पेशल जज हैं, इसके एनडीपीएस में मजिस्ट्रेट के यहाँ नहीं बल्कि स्पेशल जज के यहाँ इनकी पेशी होगी और पॉसिबल है इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनको पेश करें। ओपी सिंह साहब, जरा आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि अब जब एनसीबी जो है कोर्ट में इन्हें पेश करेगी मजिस्ट्रेट के सामने, तो क्या क्या मांग कर सकती है, यानी कितने दिन की कस्टडी, और इस बारे में अगर कुछ आप अपडेट दे पाए तो। देखिए, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस बन गया है और ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुआ। और जैसा कि मैंने एनसीबी चीफ के स्टेटमेंट को सुना, उन्होंने भी कहा कि लगभग 15-20 दिनों से इस प्रकार के इंटेलिजेंस कलेक्ट किए जा रहे थे और उस कलेक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस को कोलेट करके, उसको एनालाइज करके, और तब ये इस प्रकार का एक ऑपरेशन माउंट किया गया जो हाई सीज में किया गया। पहली बार, शायद इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ हो कि किसी क्रूज लाइनर में इस प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो। तो मैं समझता हूं कि एनसीबी के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क होगा, न केवल उनको अरेस्ट करना, उनसे सीज करना, बल्कि एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना। और मैं समझता हूं कि इस पूरे नेटवर्क को किस तरह बस्ट किया जाए, वो सबसे बड़ा चैलेंज एनसीबी के लिए होगा। तो मैं समझता हूं कि एनसीबी जब इन 3 अभियुक्तों को, जैसा आपने बताया कि 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मैं समझता हूं कि एनसीबी इस बात को अपोज करेगी कि उन्हें बेल मिले और निसंदेह 14 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड वो चाहेगी और अपने कस्टडी में वो इंट्रोगेशंस को और आगे ले जाएगी। अभी बहुत सारे एविडेंसेस होंगे जो उन्हें पीस टुगेदर करने होंगे। इनका लिंक कैसे है, इनके सोर्सेज कहां से आए हैं, किस प्रकार मूवमेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है, कौन कौन ऐसे सप्लायर्स हैं, किस प्रकार ये ऑपरेशंस, किस प्रकार ये पूरा प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया पिछले कई दिनों से। तो मैं समझता हूं कि एनसीबी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस प्रकार इस पूरे ऑपरेशंस को, न केवल यहां तक जिसमें कि कुछ अरेस्ट हो गए और कुछ सीजर हो गए और कुछ कंजम्पशंस के एविडेंसेस मिल गए, यहीं तक नहीं, वो पूरे लिंक को बस्ट करना चाहेगी। और मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। पीके जैन साहब, गुनाह कितना बड़ा है उसको कैसे आंका जाएगा, क्योंकि काफी यंग हैं, 22-23 साल लगभग इनकी उम्र है, तो पहली बार इन्होंने ऐसा किया है, रेगुलर ऑफेंडर्स हैं, इन्होंने वहां किसी ने इनको दिया तो ड्रग्स लिए या नहीं लिए, और इनके पास बड़ी मात्रा में वो मिले हैं, तो किस आधार पर तय होगा वो? आपने बहुत सारे क्वेश्चन रेज कर दिए। इसमें आरोपी की उम्र का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जब मेजर हैं तो मेजर हैं, एक तो जुवेनाइल ऑफेंडर्स रहते हैं, एक मेजर ऑफेंडर्स हैं, तो ये मेजर ऑफेंडर्स हैं। अब उनके पास में उनका ऑफेंस जो है वो ये कंजम्पशन क्वांटिटी थी या कमर्शियल क्वांटिटी थी, इसके आधार पे तय किया जाएगा। अगर इनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी थी तो ये फिर बाकायदा जो पेडलर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं उस कैटेगरी में आ जाएंगे, तो उसके लिए सजा का प्रावधान काफी ज्यादा है। 10 साल की सजा का प्रावधान है, उससे ज्यादा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का है, कई जगह पे डेथ का भी है। तो ये अभी ऑलरेडी इनको 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है एनसीबी ने। अब उनको कोर्ट में लेके जाएंगे तो एग्जैक्टली उनके पास से क्या मिला, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में कुछ 25 से 27 ऐसी कंप्लायंसेस हैं जो कि बहुत ही माइन्यूटली और मिनिस्क्यूल तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कंप्लाई करनी पड़ती हैं। उसमें कहीं भी कोई छोटी भी गलती हो गई तो इमीडिएटली वो केस जो है वो कन्विक्शन नहीं होती, उसमें एक्विटल हो जाता है। इसलिए जैसा सिंह साहब ने बताया है कि ये तो अभी शुरुआत है, अगले 14 दिन की कस्टडी मांगी जाएगी और जो भी कस्टडी मिलेगी उसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा और ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि इसमें सप्लायर्स कौन है और ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है। हम सिर्फ पेडलर लेवल के और कंज्यूमर लेवल के आरोपियों को हमेशा देखते हैं और ये हाई प्रोफाइल इस केस में इन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की भी पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि इस केस को वाटर टाइट बनाने के लिए एनसीबी को काफी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत मेथोडिकल तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके इसको इसके लॉजिकल एंड पे लेके जाना पड़ेगा।
ओपी सिंह सर, जरा आप ये समझाइए कि यहाँ जो है अब इनके जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं उनके पास कितना कुछ संभावना है, क्या ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, उनके लिए कितनी बड़ी मुश्किल, कितनी दिक्कत? देखिए, अभी बहुत सारे डिटेल्स हम लोगों को मिले नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं। जैसे अरेस्ट हुए हैं ये 3-8 की पूछताछ की जा रही थी, 3 अरेस्ट हुए हैं। उन अरेस्टेड लड़कों से, उन अरेस्टेड आदमियों से क्या क्या मिला है, क्या उनके पोजीशन से कुछ कॉन्ट्राबैंड्स मिले हैं या नहीं मिले हैं, या केवल कंजम्पशन है। और दूसरी बड़ी बात है कि हमारे एविडेंसेस क्या क्या हैं। तो मैं समझता हूं, जैसा मुझे कहीं से पता चला कि डार्कनेट कनेक्शंस ऑफ इंटरनेट का भी इस्तेमाल किया गया है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू एक्सेस किया जाता है कोई एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन या ऑथराइजेशन के द्वारा, और ये एक बहुत ही यूनिक प्रोटोकॉल कम्युनिकेशंस का होता है। मैं समझता हूं कि एनसीबी भी डिजिटल वे में, टेक्नोलॉजिकल वे में उस चीज को देखने की कोशिश करेगी कि इस रेप पार्टी में केवल ड्रग्स का ही कंजम्पशन हो रहा था या और भी कई चीजें हो सकती हैं जो ऑप्शन। सर जरा अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी मुंबई के खिला कोर्ट के बाहर है राजीव। मैं आता हूं सर आपके पास। राजीव, आपके पास क्या अपडेट? पंकज, सतीश मानसिंदे अपनी पूरी टीम के साथ में इस वक्त किला कोर्ट में लगभग 5 मिनट पहले पहुंचे हैं। हालांकि हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की लेकिन उन्होंने बात नहीं की। जिस गाड़ी में आए उस गाड़ी का भी जिक्र करना जरूरी है क्योंकि वो गाड़ी शाहरुख खान के परिवार की है। सुबह भी इस गाड़ी को लेकर इस तरह की खबर आई थी कि शायद शाहरुख खान एनसीबी दफ्तर आ रहे हैं, लेकिन दरअसल वो गाड़ी सतीश मानसिंदे के लिए इस्तेमाल की जा रही है आज सुबह से, और उसी गाड़ी में सतीश मानसिंदे अपनी पूरी टीम को लेकर किला कोर्ट में पहुंचे हैं। लेकिन अभी जज नहीं आए हैं पंकज, जज का इंतजार किया जा रहा है चूंकि आज हॉलीडे है, वीआईपी केस है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 6:30 से 7 बजे के दरमियान जज जो है बैठ सकते हैं कोर्ट में, और उसके बाद में इस पूरे मामले में एनसीबी अपना पक्ष रखेगी और कस्टडी मांगेगी। आर्यन और अरबाज साथ साथ में जो मुनमुन गिरफ्तार की गई है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, राजेश भी हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ गए। राजेश, आपके पास कुछ अपडेट, जैसा कि बता रहे थे राजीव की सतीश मानसिंदे जो अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे खिला कोर्ट, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, फिर से पूछताछ का दौर शुरू है यहाँ पर एनसीबी में। जो ड्रग पेडलर को लाया गया था उससे जानकारी हासिल की जा रही है क्योंकि तकरीबन 12-14 घंटे तक जो यहाँ पे 8 लोग लाए गए थे उनसे पूछताछ, और इस ड्रग पेडलर का नाम सामने आया, किसने ड्रग प्रोवाइड किया, तो वो पूछताछ फिलहाल एनसीबी में चल रही है। वो फैक्ट जो हैं वो वेरीफाई किए जा रहे हैं, और एनसीबी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जो मैजिस्ट्रेट थे वो चले गए हैं। अब 3 इसमें सूरत हाल बनती है, या तो आज उन्हें 6 से 7 बजे के बीच में पेश किया जाएगा, या फिर अरेस्ट का जो टाइम है, अरेस्ट की जो टाइमिंग दिखाई गई है उससे 24 घंटे के अंदर में पेश करने की छूट रहती है। उसमें लीगली अगर हम देखें तो कल भी पेश किया जा सकता है या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा सकता है। तो इस पर अभी मंथन चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है। थोड़ी देर में साफ हो पाएगा कि जो गिरफ्तार आरोपी हैं वो आज पेश होते हैं या फिर कल पेश होते हैं, और बाकी के 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया जबकि 8 लोगों को एनसीबी ने डिटेन किया था। उन 5 लोगों का क्या करना है, क्या उन्हें भी थोड़ी देर में गिरफ्तार दिखाया जाएगा, इस पर फिलहाल एनसीबी के अधिकारी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस ड्रग पेडलर को लाया गया उससे अहम सबूत, उससे अहम जानकारियां हम मिल सकती है एनसीबी को, ऐसे एनसीबी के सूत्र कह रहे हैं। पंकज, बिल्कुल। आर के ओझा साहब, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, इन्हें पहले मेडिकल इनका कराया गया, एनसीबी दफ्तर से लेकर जाया गया था, वापस एनसीबी दफ्तर लाया गया, सुबह लगभग 4 से 8 घंटे पूछताछ हुई है, और अब ड्रग पैडलर जो हैं 2 वो भी वहां पर मौजूद हैं, वापस इन तीनों को लाया गया। तो सर ये थोड़ा सा प्रोसेस ये समझाइए। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, मेडिकल करवाना जरूरी है, मेडिकल करवा दिया गया। 24 घंटे का समय है पुलिस के पास, एनसीबी के पास, उनको स्पेशल जज के सामने पेश करने के लिए। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकता है, वैसे भी होगा। एनीवे अगर वो ड्रग पेडलर को लाया, उनको आमने सामने बिठा के बात की जा सकती है। ये पहली बार तो पार्टी हुई नहीं होगी, ये कनेक्शन तो पहले भी चल रहे होंगे। इसकी हिस्ट्री भी में भी जाना पड़ेगा, कौन कौन इसके बेनिफिशियरी हैं, कहाँ कहाँ से ड्रग्स आ रही है, किस तरीके से ये लोगों को इन्विटेशन जा रहे हैं, कौन लोग ऑथोराइज हो रहे हैं, वो किसकी मार्फत ऑथोराइज हो रहे हैं। तो काफ़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन है और बहुत अच्छा कैच, अच्छा डेवलप किया गया। ये जो समुद्र के बीच में जाके क्रूज़ के ऊपर ये रेड की एनसीबी ने, एनसीबी का बहुत बढ़िया काम है ये, और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर अभी इन्वेस्टिगेशन लंबी चलेगी। अभी इस स्टेज पे हम लोगों को ये नहीं पता कि ये जो आदमी, जो तीनों अरेस्ट किए गए एक्यूज्ड,
इन पे एलिगेशन क्या है, इनसे रिकवरी क्या है, ये कंजम्पशन वाले हैं या ये कमर्शियल वाले हैं। कमर्शियल वाले हैं तो बेल का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर इस स्टेज के ऊपर भी सर्टिफिकेट दे नहीं सकते, अभी कस्टोडियल इंटरोगेशन भी पूरी नहीं हो पाई होगी जब तक सभी लोग आमने सामने नहीं बैठेंगे, तो पुलिस कस्टडी रिमांड तो मिलना ही चाहिए इसके अंदर। और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी स्पीड इन्वेस्टिगेशन की, जैसे जैसे लिंक खुलते चले जाएंगे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाएगी। और अभी देखिएगा बहुत कुछ होगा इसके अंदर, कोई छोटा मोटा केस नहीं है, अच्छा ठीक ठाक बढ़िया केस है। बिल्कुल। पीके जैन साहब, पिछले अगर एक साल के पीरियड को हम देखें तो 300 रेड किया है एनसीबी ने, तो एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि कोई नई बात मुंबई के लिए अंडरवर्ल्ड होता था पहले, और ड्रग्स जो है कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक के बाद एक 300 छापे पिछले करीब एक साल के टेन्योर में देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है एनसीबी की टीम के लिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले बीच में ऐसा लगने लगा था कि एनसीबी कहाँ छोटे छोटे चिल्लर केसेस के पीछे जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो इन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया यहाँ के नारकोटिक डीलर्स के ऊपर और पेडलर्स के ऊपर, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और अब ये जो इंफॉर्मेशन बेस्ड और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होने लगे हैं ऑफ लेट, जिसमें बहुत अच्छी सक्सेस एनसीबी को मिल रही है। मैं कहूंगा कि इन्होंने काफी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे केसेस को वर्कआउट करने के लिए बहुत लंबा समय भी लगता है, अपने लोग घुसाने पड़ते हैं अंदर। तो मुझे लगता है कि ऑन द होल ये टीम ने काफी सराहनीय काम किया है। बिल्कुल। और ओपी सिंह साहब, जो क्रूज वाले लोग हैं और जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है वो कह रही है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, तो क्या सिर्फ उस जगह का, उस शिप का, उस क्रूज का और उस इवेंट का फायदा उठाया गया ये 8 लोगों द्वारा, ये भी हो सकता है, या वो भी सवालों के घेरे में आते हैं सीधे सीधे? देखिए, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है और मैं समझता हूं कि इसमें हर एक स्टेक होल्डर की एक भागीदारी होगी। क्रूज लाइनर्स के ऑर्गेनाइजर्स कौन, मालिक कौन है, ऑर्गेनाइजर्स कौन है, इवेंट मैनेजमेंट टीम कौन सी है, पैसेंजर्स कौन कौन थे, उनका क्या ऑर्गेनाइज्ड वे में तरीका था, क्या एक पैसेंजर पर से वहां गया कि वो ऑर्गेनाइज्ड वे में उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बहुत सारी चीजों को वर्कआउट करना पड़ेगा और यही कारण है कि इस इन्वेस्टिगेशंस में कुछ समय लग सकता है, हो सकता है महीनों लग जाए इस बात को पता लगाने का कि हर एक स्टेक होल्डर की भागीदारी कितनी तक है। मैं समझता हूं कि प्राइमा फेसी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि क्रूज लाइनर की और साथ ही साथ इवेंट मैनेजमेंट टीम की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का इवेंट बिना किसी जानकारी के, बिना उनके नॉलेज के हो, मैं ऐसा समझता नहीं हूं। लेकिन फिर भी यह कहना बड़ा स्पेकुलेटिव होगा इस स्टेज पे। मैं समझता हूं कि एनसीबी एक बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 1 साल से जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफी अच्छा रहा है। तो मैं समझता हूं कि वो सभी चीजों को, एविडेंसेस को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस या फिजिकल पोजीशंस में जो जो चीजें मिली हैं ड्रग्स के मामले में, इन सब चीजों पे एक बहुत ही गहराई से वो तहकीकात करेंगे। और यही कारण है कि जब वो प्रोसिक्यूशन जब इसको दिखाएगा कि हमें पुलिस कस्टडी रिमांड चाहिए, तो इन सब चीजों को सस्टेन्ड वे में इंटरोगेट करके पता लगाना मैं समझता हूं कि एनसीबी की जिम्मेदारी होगी और वो उसको करेगा। साथ ही साथ डिफेंस की भी एक उनका भी एक अप्रोच रहेगा कि वो किस प्रकार इस हाई प्रोफाइल केस को अपने फेवर में लें और वो भी अपने अपने दलीलों को पेश करेंगे और ये चलेगा। तो अभी सबसे बड़ी सफलता एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस को अनर्थ करने में है, उसको बस्ट करने में है। दूसरी बड़ी छोटी ही सफलता ये रहेगी कि बेल ना हो, और तीसरी से सबसे बड़ी सफलता है कि किस प्रकार इसको लॉजिकली कंक्लूड करके हम पूरे नेटवर्क को बस्ट कर सकें। मैं समझता हूं कि एनसीबी की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंज रहेगी। और एनसीबी की टीम को ओझा साहब ये लीड कैसे मिली, कैसे वो शिप पर पहुंचे, क्रूज पर पहुंचे, बाकायदा उन्होंने टिकट्स खरीदा, वो ट्रैवलर बनकर, कस्टमर बनकर शिप पे गए, क्रूज पर गए और फिर उन तक पहुंचे हैं, तो ये किस तरह से पूरा वो। और दूसरा ये कि ये हाई प्रोफाइल लोगों के बच्चे हैं, तो ये ड्रग पैडलर्स इन तक कैसे पहुंचते हैं, यानी ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, वो भी एनसीबी जो है उस पर काफी काम एनसीबी ने किया होगा। ये प्रोफेशनलिज्म है। अब देखिए, इनफैक्ट थोड़ा पीछे जाए, 1 साल पीछे, जब से ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला आया और जो उनकी व्हाट्सएप चैट चली, उसके बाद से ये लिंक एक दूसरे से खुलना शुरू हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई, एनसीबी को, पुलिस वालों को इधर उधर इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हुई। जब उस पर काम करना शुरू हुआ, उस पर डिटेक्शन शुरू हुई, लोग पकड़े जाने लगे, तो लोगों में विश्वास पैदा हुआ। तो कहीं ना जब विश्वास पैदा होता है पब्लिक के अंदर, इन्फॉर्मर्स को, जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को तगड़ा होता है, उसके वजह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये इनसाइडर की इन्फॉर्मेशन होगी, अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन थी, बट इनसाइडर की इन्फॉर्मेशन है जिसके बाद एनसीबी ने 22 आदमियों की टीम को अरेंज किया, जो उनमें शामिल हुए, वहाँ जाके बैठे, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बहुत बढ़िया रेड मारी है।
और सारा काम वर्कआउट किया है। ये अब जो नेटवर्क है जब खुलता चला जा रहा है, इससे ये है कि इसके ताने बाने बहुत दूर तक फैले हुए हैं, सिर्फ यहीं तक नहीं है। बिल्कुल, सुशांत सिंह के बाद कई अलग अलग सप्लायर चलते ही चले जा रहे हैं, और अच्छा है जितने लोग पकड़े जाएं, जितने लोग जाएं, बाकी लोग कुछ डरें उसके बाद इसका सेवन छोड़ें। ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं, और आदमी को खराब ही कर रही है, देश को भी खराब करती है, इकोनॉमिक्स को भी खराब कर रही है। बिल्कुल। और राजीव हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। राजीव, आपने बताया था सतीश मानशिंदे की पूरी टीम पहुंची है किला कोट, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, सतीश मानसिंदे इस वक्त मुंबई के किला कोर्ट में अपनी पूरी टीम के साथ पंकज मौजूद है, और यहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए, अभी ये यहां पर 2 मिनट पहले जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो गेट आप सामने देख रहे हैं, इस गेट को बंद कर दिया गया है और फिलहाल किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यहां पर अभी तक जितने भी सुरक्षा कर्मचारी थे उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। सतीश मानसिंदे अकेले नहीं आई हैं, उनके साथ में कुल चार लोग और भी थे। तो सतीश मानसिंदे जो कि इस पूरे मामले में पैरवी करने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जज का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि जज अभी इस वक्त चैम्बर में नहीं बैठे हैं। तो ये संभावना जताई जा रही है, जानकारी सूत्रों के हवाले से बाहर आ रही है कि लगभग 6:30 से 7 बजे के दरमियान जो है इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है। जहां तक आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन की बात है, इनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिला था या इन्होंने कंज्यूम किया था ड्रग्स, उसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं है। किन धाराओं के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया है, मेडिकल रिपोर्ट में क्या कुछ निकला, इसको भी लेकर स्पष्टीकरण अभी तक नहीं सामने आया है एनसीबी की तरफ से। एनसीबी का कहना है कि थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ी देर के बाद में इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर जानकारियां दी जाएगी कि कौन सी धाराएं लगाई गई है, किसने क्या कंज्यूम किया था। ये सारी बातें अभी कोर्ट में भी निकलेगी, तो आने वाले समय में छन छन कर खबरें बाहर आएगी। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, बेहद चौंकाने वाला है। और आर्यन खान जो कि एक बहुत बड़े सुपरस्टार के बेटे हैं, उनका इस पूरे मामले में गिरफ्तार होना, और जिस तरह से एक हाई प्रोफाइल पार्टी रखी गई थी, उसके अंदर से तमाम लोग शामिल थे इस रेव पार्टी में, वो बेहद चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। और ओपी सिंह साहब, जैसे आपने हमारे सहयोगी राजीव को सुना, वो बता रहे हैं कि किला कोर्ट में इस वक्त सतीश मानशिंदे जो बचाव पक्ष के वकील हैं, वो पहुंचे अपनी पूरी टीम के साथ, और मजिस्ट्रेट का शायद वहां इंतजार हो रहा है। और दूसरी तरफ एनसीबी के दफ्तर में वहां दोबारा से पूछताछ शुरू हुई है तीनों से, और वहां 2 ड्रग पैडलर्स भी हैं। तो जाहिर बात है कि कमर्शियल क्वांटिटी में क्या इनके पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं, या सिर्फ इन्होंने सेवन किया था, उसके आधार पर कस्टडी जो है मांगी जाएगी और धाराएं लगेंगी। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि अभी हमें पब्लिक डोमेन में इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके पोजीशन से क्या मिला, लेकिन इस बात की आशंका है कि पर्याप्त आधार रहा होगा तभी एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया होगा। और गिरफ्तार करने के बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया, और मेडिकल टेस्ट के बाद वो जज के सामने प्रोड्यूस होंगे। तो मैं समझता हूं कि एनसीबी ने बहुत सोच समझकर, और उनके पास एविडेंसेस, प्राइमा फेसी एविडेंसेस होंगे, तभी उन्होंने गिरफ्तार किया होगा। और उन्होंने 8 में से केवल 3 को गिरफ्तार किया। वो इस बात का द्योतक है कि इन तीनों के पास सफिशिएंट कारण होंगे उनको गिरफ्तार करने का। रही बात अभी जो सस्टेन्ड इंट्रोगेशन चल रहा है, मैं समझता हूं कि पेडलर और जो एक्यूज्ड हैं उनको आमना सामना कराया जा रहा होगा, उनसे बहुत सारे लीड्स को लिए जा रहे होंगे, उन लीड्स को चेक किया जा रहा होगा, और कई बार इसको कोरैबोरेट भी किया जाता है कि एक अक्यूज ने कुछ कहा तो दूसरे अक्यूज से उसको कैसे कोरैबोरेट किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से एनसीबी इस कार्य को कर रही होगी, और यही कारण है कि अभी चूंकि उनके पास समय है, स्पेशल जज वहां नहीं हैं, और अभी उनके पास टाइम है, भले डिफेंस की टीम आ गई हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन टीम के पास अभी जज के सामने प्रोड्यूस करने के लिए समय है। तो मैं समझता हूं कि उस समय का ये बहुत अच्छी तरह सदुपयोग कर रहे हैं कि पेडलर जो लाया गया है, हिरासत में लाया गया है, उसके सामने उसको कोरैबोरेट करने के लिए आमना सामना किया जाए। तो मैं समझता हूं कि इंट्रोगेशन जो है वो एक बहुत ही वाइटल चीज है, और बहुत सारी चीजें हमें मालूम नहीं है, इसलिए हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से ओझा साहब इनकी गिरफ्तारी की है एनसीबी ने, और फिर इन्हें मेडिकल कराया गया, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये फर्स्ट टाइमर है, इसकी संभावना आपको बहुत कम नजर आती है? ये मतलब रेगुलर ऑफेंडर है, इस तरह से आपको लगता है? और दूसरा ये कि कुछ काउंसलिंग का काम भी एनसीबी करती है, अगर फर्स्ट टाइमर है तो दोबारा इस तरह की चीजें ना इंडल्ज हो, कुछ इस तरह की बात भी सामने आती है? देखिए, लॉ में प्रोविजन है कि कोई अगर कंजम्पशन करने वाला व्यक्ति जिसके पास स्मॉल क्वांटिटी है, या ये पता चलता है यह सेवन करने का आदी है, तो उसको एक मौका दिया जाता है सुधरने के लिए। वो भी कोर्ट देगी, एनसीबी नहीं देगी। एनसीबी सिर्फ उसको वॉच करेगी और
कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इस बात को लेती है कि कंजप्शन वाला है। मगर ये लोगों को कोई पिछली हिस्ट्री मिलती है, कोई चैट है या कोई बैंक ट्रेल, फाइनेंशियल ट्रेल कुछ मिलती है जहाँ ये साबित होता है इनके तार कहीं और जुड़े हुए हैं, तो उस स्टेज में ये पता करना, ये कहना कि ये कंजम्पशन वाले हैं, अभी इट्स टू अर्ली टू से, अभी कुछ नहीं कह सकते कि इन्वेस्टिगेशन में क्या मटेरियल है। हमारा यहाँ बैठ के टिप्पणी करना ठीक होगा नहीं मेरे हिसाब से। लेट अस सी, जो भी होगा सामने आएगा। और एनसीबी के पास वाकई पुख्ता सबूत होंगे तभी सिर्फ इतने लोगों में सिर्फ 3 आदमियों को अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल सर, और इनके अगर जैसा ऐसा कि नहीं जानकारी होता तो मिली, इनके शायद फोन्स भी बाकायदा ले लिए गए हैं एनसीबी की टीम के द्वारा, यानी उनको भी स्कैन किया जाएगा पूरी तरह से सर। फोन तो आजकल सभी क्राइम में यूज होता ही है, फोन से ही बहुत सारी लीड मिलती हैं जी। और ये डार्क नेट वाली बात भी है, ये जो ये पार्टी ड्रग्स है, महंगे ड्रग्स है, ये हर किसी के बस का नहीं है, पैसे वालों के बस का ही है सिर्फ। तो इसको कहाँ से कैसे प्रोक्योर कर रहे हैं लोग, यहाँ कोई सप्लाई करने वाला था या कहाँ से इन्होंने लिया, वो सारे लिंक तो निकालने ही पड़ेंगे ना। बिल्कुल सिंह साहब, और कंसर्न की बात यह भी है कि 1 लाख रुपए तक की एंट्री टिकट थी उस क्रूज पर जाने की, तो वो कोई आसान बात नहीं है, यानी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो। पंकज बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो इसको बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये हाई प्रोफाइल पार्टी थी जिसमें एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग ही जा सकते थे, इसीलिए यू हैड द पैसेंजर्स कमिंग फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम अदर प्लेसेस। लेकिन एक चीज मैं आपको और भी इसमें बता दूं कि ये पोर्ट के सिक्योरिटी मैनेजमेंट की ओर भी इशारा कर रहा है कि उस क्रूज लाइनर में भी एक फ्रिस्किंग चेकिंग होती है, उसमें भी एक्सरे मशीन्स होते हैं, उसमें भी इस तरह के कॉन्ट्राबैंड लगेज और सामान जो है ले जाने में प्रतिबंध रहता है। हम एक क्रूज लाइनर को किसी भी पोर्ट में जब वो आता है, डॉक होता है और वहां से चलने की कोशिश करता है, तो उसको हम एक एयरपोर्ट की तरह उसकी सारी सिक्योरिटी को देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के प्राइवेट क्रूज लाइनर्स जो हैं वो जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी। तो यानी सर आपका कहना है कि क्रूज लाइनर्स की तरफ से जो सफाई आ रही है, जो इवेंट कंपनी की तरफ से सफाई आ रही है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, वो भी सीधे सीधे घेरे में आते हैं? नहीं, ये क्रूज लाइनर्स की जिम्मेदारी नहीं है, ये कोई प्राइवेट एजेंसी होती है जो पोर्ट ट्रस्ट के तरफ से होता है कि वो एक्सेस कंट्रोल को चेक करे और फ्रिस्किंग में और चेकिंग में, सामानों की चेकिंग में। तो मैं समझता हूं इस ओर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। क्रूज लाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है और उनसे पूछताछ की जाएगी, इस बात की जरूर की जाएगी कि उन्हें इस प्रकार की आशंका या उस प्रकार का कुछ मालूम था या नहीं था। सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे थे, कलेक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस हो रहे थे, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस ली जा रही थी। उस पूरी इंफॉर्मेशन के काल चक्र में क्रूज लाइनर्स, उनके ऑर्गेनाइजर्स, इवेंट मैनेजमेंट टीम्स, ये सब कहां फिट इन करते हैं, ये बात इन्वेस्टिगेशंस में आने की आवश्यकता है। और मैं ठीक है सर, जरा राजेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर से। राजेश, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या अभी भी पूछताछ चल रही है तीनों से? बिल्कुल, अभी भी पूछताछ जारी है। ड्रग पेडलर जो लाया गया है पंकज, जैसे मैंने पहले बताया, उससे पूछताछ चल रही है। आमने सामने बिठाने की बात सामने आ रही है क्योंकि वक्त जो मिला है एनसीबी को उसका वो सदुपयोग कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जानकारियां जो पहले जो पूछताछ में सामने आई 8 लोगों से, उसको वेरीफाई करने की कोशिश हो रही है क्योंकि उन 8 लोगों ने यही कहा कि ड्रग्स वो बाहर से लेके आए थे। अलग अलग ड्रग पेडलर्स के नाम दिए। एनसीबी ने दिन भर रेड की जिसमें एक ड्रग पेडलर पकड़ा गया है। तो क्या ये ड्रग्स वो लोग इसी पेडलर से लेके गए थे और बाहर से ये ड्रग्स ले जाया गया था? क्या क्रूज में ड्रग्स मौजूद नहीं थे पहले से? ये असर्टेन करने की कोशिश की जा रही है, इसे सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल इस बात पर भी मंथन चल रहा है कि क्या आज पेशी हो या फिर कल पेशी हो। जी बिल्कुल, और वजह से जरा आपसे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि एनसीबी के बारे में भी हम थोड़ा, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में थोड़ा आपसे जानने चाहेंगे। सर, ड्रग पेडलर इस वक्त वहां मौजूद है, तीनों वहां पर मौजूद हैं, पहले 8 लोग ये थे, तो क्या इन्हें अलग अलग बिठाकर इनसे पूछताछ की जाती है, एक साथ बिठाया जाता है? उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी रणनीति क्या रहती है? क्योंकि हो सकता है एक साथ बिठाएं तो एक जैसी बात सब बोलें, लेकिन अगर अलग अलग बिठाएंगे तो अलग अलग बातें सामने आएंगी, यानी कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, तो वो उनको अलग अलग बिठाकर भी पूछताछ होती है। देखिए, इंटेरोगेशन का प्रिंसिपल है, जो सच है बात वो हमेशा सच रहेगी। आप पहले अलग अलग पूछेंगे, वो एक ही इंसिडेंट को आप 4 आदमियों जो 4 उसमें शामिल हैं एक ही इंसिडेंट के बारे में पूछेंगे, जो सच्चाई है वो बोलेंगे और अलग अलग बैठा के जब बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे। अपने आप को हर आदमी बचाने की कोशिश करेगा कि मैंने कुछ नहीं किया, उसने किया है। जब अलग अलग सबके हमारे पास बात वर्जन आ गया, उसका सबको इकट्ठा बिठाया, तो फिर उसके बाद सच्चाई खुलनी शुरू होती है और परत दर परत खुलती चली जाती है, सब एक दूसरे की सच्चाई खुलते चले जाते हैं उस टाइम में।
तो अलग अलग बिठा के पूछताछ करनी जरूरी है, उसके बाद में इकट्ठा बिठा के पूछताछ करनी है, कन्फ्रंटेशन होना जरूरी है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन किस लाइन पे चल रही है, कैसे चल रही है और आपको क्या क्या एविडेंस मिल रही है। तो सर इसकी भी संभावना है कि आज उन्हें कोर्ट में ना पेश किया जाए? हाँ, 24 घंटे का समय है। अगर उनकी अरेस्ट किस टाइम डाली गई है, पहले सुबह उनको कस्टडी में लिया गया था, बात की थी उनसे, अब टाइम ऑफ अरेस्ट क्या है, टाइम ऑफ अरेस्ट के बाद 24 घंटे हैं। मगर अगर इनके डिफेंस काउंसिल पहुंच चुके हैं वहां पे तो ऑब्वियसली वो पता करके गए होंगे, हो सकता है को आज ही पेश करें वो लोग उनको। सिंह साहब, जो एनसीबी के चीफ है एसएन प्रधान, उन्होंने साफ कर दिया कि कोई अमीर हो गरीब हो, कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा। ये तो बात है ही, लॉ के लिए सब बराबर है, कानून के सामने सब बराबर है, दोषी दोषी है चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो। जी सिंह साहब। नहीं, बिल्कुल सही कहा है। एनसीबी का ये अप्रोच बिल्कुल सही है कि चाहे अक्यूज कितने भी हाई प्रोफाइल हों, कितने भी ऊंचे ओहदे में हों, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। एक गरीब आदमी हो, एक अमीर आदमी हो, सबके लिए कानून। हाँ, ये बात जरूर है कि नारकोटिक्स एनडीपीएस एक्ट जो है वो बहुत ही सीवियर, बहुत ही स्ट्रिंजेंट उसका पनिशमेंट है। इसलिए कोई भी चीज एनसीबी करे तो बहुत सोच समझ कर करे, पूरे एविडेंस के साथ करे, लेकिन इसमें कोई अमीरी गरीबी की बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि एनसीबी का ये कहना बिल्कुल सही है। ये केवल एनसीबी के लिए ही लागू नहीं होता, बल्कि ये पूरी सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के लिए, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, स्टेट पुलिस हो, सभी के लिए लागू होता है कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून के सामने कोई ओहदा, कोई धन संपत्ति, ये सब कुछ नहीं मैटर करता है। कानून कानून है और जो भी उस कानून का पालन नहीं किया है उसे दंड मिलना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और ओझा साहब, परिवार की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आप बहुत ही बिजी शेड्यूल आपका है और बच्चों की तरफ उस तरीके से ध्यान नहीं जा पा रहा, क्योंकि इस तरह की जो रेव पार्टीज हैं, क्रूज लाइनर पर जाकर आप ड्रग्स लेते हुए पकड़े जाते हैं या ड्रग्स आपके पास से मिलते हैं, तो बहुत मेजर कंसर्न है। तो ऐसे में माँ बाप की बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं उस तरफ भी ध्यान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात तो आपकी ठीक है, बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी है जिसका कानून के दायरे में कहाँ तक कोई आएगा ये देखना पड़ेगा। लीगली लायबिलिटी कितनी है परिवार की, क्योंकि ये लड़का जो है ये मेजर है, 18 साल से ऊपर का, अपना भला बुरा सब समझते हैं। अब इनको माँ बाप कहाँ तक कितना समझाएंगे, उनका क्या रोल है, इसके बारे में तो अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई एविडेंस है कि तभी कुछ हो पाएगा। अदरवाइज हाँ, सामाजिक तौर पर तो गलत है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अब कितना दे रहे हैं, कितना बच्चा सुनते हैं, हर फैमिली पे डिपेंड करता है, इसके बारे में तो समाज ही जानेगा। ओपी सिंह साहब, जरा आप बताइए, क्योंकि आप डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, तो जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि परिवार जो है वो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो अलग है, लेकिन क्या वो भी किसी तरह से कानून के दायरे में आते हैं? देखिए, ये बहुत ही मौलिक प्रश्न आपने पूछा है और मैं समझता हूं कि मैंने स्वयं एज ए पुलिस ऑफिसर 38 साल की नौकरी में देखा है कि कई क्राइम्स कमिट किए जाते हैं और उसमें परिवार के का जो योगदान होना चाहिए, पॉजिटिव योगदान होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। माँ बाप उतना सजग नहीं होते हैं, बच्चे जो हैं उच्छृंखल हो जाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्या करते हैं। तो एक अगर बहुत ही इंटीग्रेटेड वे में देखा जाए तो सही कहा आपने, हम लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। इसमें काउंसलिंग की भी उतनी ही ज़रूरत है, जो आपने शायद पहले भी पूछा कि काउंसलिंग कराने की आवश्यकता। एनसीबी का क्या डोमेन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं स्टेट पुलिस में मैंने कई ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स स्थापित किए थे जिसमें हम लोग काफ़ी काउंसलिंग करते हैं। ड्रग्स के मामले में भी डी एडिक्शन कैंप्स होते हैं, अल्कोहल के मामले में डी अल्कोहल उसको करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये सब करने की आवश्यकता है आज के ज़माने में, आज के समाज में, और बहुत सारी संस्थाएं ऐसा कर रही हैं। और माता पिता को ये समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो इस तरह के रेव पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं, ये सब एक सजग, एक चैतन्य नागरिक की तरह माता पिता को भी काम करना चाहिए। तो मैं समझता हूं इससे कुछ परेशानियां कम हो सकती हैं, लेकिन अदरवाइज ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है जो बार बार आ रहा है, हमारे देश में भी आ गया है। तो मैं समझता हूं कि ये तो बहुत ही मौलिक प्रश्न है जिसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमारी पूरी संस्कृति जो है वो इस तरह से विनाश की ओर जा रही है।
आरके ओझा साहब, क्रूज लाइनर में 1600 लोग सवार थे, जो जानकारी मिल रही है कई जगह 600, कई जगह 800 इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 को हिरासत में लिया एनसीबी की टीम ने और अब 3 गिरफ्तार हुए। क्या लगता है आपको कि अब जो पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मोबाइल इन 8 के रख लिए गए हैं एनसीबी की तरफ से, अब कोर्ट में भी इन 3 को पेश किया जाना है, क्या यह नंबर कहीं ज्यादा बढ़ सकता है, आपको ऐसा लगता है? उस क्रूज में अगर 1800 पैसेंजर्स थे तो क्या सभी पार्टी में इनवाइटेड थे या रेगुलर पैसेंजर भी थे? ये हो सकता है ना, क्रूज में ये कह रहे वीआईपी एरिया में पार्टी चल रही थी, जो बताया जा रहा है वीआईपी एरिया में, उस वीआईपी एरिया में किस किस को एक्सेसिबिलिटी किस किस की थी, वहां पे कौन कौन जा सकता था जी, इस पार्टी के लिए कितने लोग इन्वाइटेड थे जिनको इसके बारे में नॉलेज थी या जो इस पे इन्वॉल्व थे। अब ये सब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही है कि 1800 आदमी इन्वॉल्व थे या नहीं थे। इन्होंने 8 आदमी रुके हैं तो 8 आदमी के खिलाफ ही कुछ एविडेंस आई होगी, बाकी तो इन्वेस्टिगेशन इस बात को क्लियर कर पाएगी कि किसका क्या रोल था। जिसका रोल होगा वो बचेगा नहीं, जिसका नहीं होगा किसी फालतू में नहीं फंसेगा। बिल्कुल। आप राजीव हमारे सहयोगी पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं। राजीव, आपके पास कुछ और नया अपडेट? देखिए, फिलहाल अभी कोई ताज़ा अपडेट उस तरह से नहीं है कि हम अपने दर्शकों को बहुत ज़्यादा बता सकें, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोर्ट के बाहर हम तमाम मीडिया खड़ी है, कोर्ट के अंदर वकील आकर खड़े हैं, लेकिन जज अभी यहाँ मौजूद नहीं है, तो इंतज़ार किया जा रहा है कि जज आकर कब बैठते हैं और उसके बाद में कोर्ट में पेशी पंकज किस तरह से होगी, क्योंकि वकील जरूर पहुँच गए हैं, लेकिन क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा या फिर फिजिकली कोर्ट में लाया जाएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरी बात यह है कि अभी गिरफ्तारी जो दिखाई जा रही है, जो बताई जा रही है, किन धाराओं के तहत की गई है, उन धाराओं का भी खुलासा नहीं किया गया है। कंजम्पशन पर गिरफ्तारी हुई है या फिर कमर्शियल क्वांटिटी मिली थी उसके चलते गिरफ्तारी हुई है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने दर्शकों से, आप लोगों से साझा कर सके कि आखिर जो आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, साथ में उनके 2 नजदीकियों को गिरफ्तार किया गया है, उन लोगों को किन वजहों से गिरफ्तार किया गया है। क्या कमर्शियल क्वांटिटी उनके पास से मिली या उन्होंने कंज्यूम किया था और बड़े पैमाने पर कंज्यूम किया? ऐसी तमाम सवाल है जो जेहन में आ रहे हैं, लेकिन एनसीबी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, कोर्ट प्रोसेस शुरू होने वाला है। मैं लौटता हूं आपके राजेश, जरा जानकारी संक्षिप्त में बताइएगा, कल की रात जो है कितने बजे तक पूछताछ चली इनसे और फिर कब कितने वक्त ये सो पाए और फिर सुबह इन्वेस्टिगेशन कितने बजे शुरू हुई, और क्या ये भी पॉसिबिलिटी कि आज की रात भी नहीं यहीं गुजारनी हो एनसीबी दफ्तर? देखिए, कल रात जब यहाँ पर इन लोगों को लाया गया था तो वक्त हो रहा था 12 साढ़े 12 के करीब में, और उसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे और पूछताछ चली, तो महज 2-3 घंटे ये यहाँ पर सो पाए। उसके बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर भी यहाँ से चले गए, लेकिन सवेरे 9 बजे वापस एनसीबी के जोनल डायरेक्टर यहाँ पर पहुँचे और तब से लगातार पूछताछ का सिलसिला जो था वो इनसे लगातार चल रहा था और ये शाम के तकरीबन 4 बजे तक चला। उसके बाद गिरफ्तारी जो है वो ऑफिशियल तरीके से एनसीबी ने दिखाई है इनको। तो पूछताछ लंबा चला है, बहुत ज़्यादा इनको सोचने समझने के लिए वक्त नहीं दिया गया। जो भी फैक्ट्स थे वो इनसे हासिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि शुरुआती वक्त जो होता है जब उनका अपने परिवार से या वकीलों से जब तक संपर्क नहीं हो पाता, उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, जो फैक्ट्स होते हैं वो निकालने की कोशिश की जाती है और वही एनसीबी ने किया है। जी बिल्कुल। ओपी सिंह साहब, थोड़ा वक्त कम है लेकिन फिर भी मैं आप दोनों के पास एक एक रिएक्शन के लिए आना चाहूंगा। ये जो नेटवर्क है ये सिर्फ मुंबई अकेला नहीं है, अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी इसके साथ जुड़ा हुआ है और देश में इसके तार कहां से जुड़े हैं उस पर भी पूरी तरह से काम हो रहा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत प्रोएक्टिव रोल में एनसीबी है और पिछले 1 साल का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, 300 रेड की है एनसीबी ने। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि पिछले साल 300 से ज़्यादा रेड्स एनसीबी ने किया। ये उनकी सक्रियता का परिणाम है, उनकी प्रोएक्टिविटी का परिणाम है। ड्रग्स का सप्लाई, ड्रग्स का चलन बढ़ा है और अफगानिस्तान का जो डेवलपमेंट हुआ है उससे भी हमें आशंका है कि हमें इस प्रकार के सप्लाईज और आने की संभावना बढ़ सकती है। तो मैं समझता हूं कि एनसीबी और जितने भी हमारे एजेंसीज हैं, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस हो या अन्य कोई एजेंसी हो, उन सबों को अभी आने वाले समय में काफी सतर्क रहने की जरूरत है। हमें लगता है कि अगले 5 या 10 साल। ओझा साहब, जरा 30 सेकंड में आप बता दीजिए, जो एसएन प्रधान साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि ड्रग्स मुक्त भारत बनाना हमारा लक्ष्य है, तो आपको लगता है कि जिस स्पीड से काम हो रहा है बहुत जल्दी उस लक्ष्य तक पहुंचेगी एनसीबी? जी, अभी
एनसीबी जिस हिसाब से काम कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है और लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी भी है इस केस के अंदर जी। इस केस में बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं और इसको लास्ट जहां तक सोर्स जहां से स्टार्ट हुआ ये बिल्कुल। कौन कौन बेनिफिशियरी हैं किस किस को इसमें फायदा हो रहा है सभी लोगों को ढूंढना उनको पिन पॉइंट करना उनको निकालना और ये देश में ही नहीं होंगे जिसके तार विदेशों तक जुड़े हुए होंगे और हर स्टेट में मिलेंगे। चलिए अभी देखते रहिए कि क्या क्या होता आर है। के ओझा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ओपी सिंह साहब आपका भी और पीके जैन साहब हमारे साथ जुड़े थे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।